स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अब तक हम बात कर चुके थे इन्वर्टर के बारे में, माइक्रो इन्वर्टर के बारे में, रूफ क्राफ्टिंग के बारे में, और पूरे ये जो मॉडल वाले पेज में जितना भी काम होता है वो सब मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो जब आपका इस पेज में यानी कि मॉडल वाले पेज में जिसमें आप पूरा ड्राफ्टिंग करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, घर बनाते हैं, सब काम आपका हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आपको DWG भरनी पड़ती है। अब ये DWG क्या है? काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। सो DWG अगर आप एंटर करोगे अपने ऑटोकैड में तो ऐसा कुछ खुलता है। इसी चीज़ को DWG बोलते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है कि कस्टमर कौन-सा मॉड्यूल लगा रहा है, उसका घर कहाँ पे है, उसका फ़ोन नंबर कहाँ पे है, सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है। यही आपका DWG होता है और आज मैं आपको ये भरना बताऊंगा। देखो गाइस, ये अलग टेम्पलेट है। आप जिस कंपनी में काम करते हो उसकी थोड़ा अलग टेम्पलेट हो सकती है। बस टेम्पलेट का फर्क रहता है, काम एक जैसा होता है सब जगह पर। ठीक है, तो मैं अब आपको धीरे धीरे ये भरना बताऊंगा कि कैसे भरते हैं और कहाँ से भरते हैं। देखो गाइस, कस्टमर जब आपको काम भेजता है उसने आपको काम के साथ इनपुट दिया रहता है। इनपुट यानी कि जिसमें क्लाइंट का एड्रेस, वो कौन सा मॉड्यूल लगा रहा है, कौन सा इन्वर्टर लगा रहा है, सारी डिटेल्स दी रहती है। ये जिस जगह की फाइल है, यहाँ का क्लाइंट बहुत अच्छा है, वो एक पीडीएफ में सब लिख के देता है, तो इतना काम करने में हमें आसानी होती है। तो आइए DWC में देखते हैं वो क्या क्या कह रहा है और हम धीरे धीरे उसे भरते रहेंगे। ठीक है, पहला है कस्टमर नेम। तो ठीक है, मैं अब अपनी पीडीएफ खोल लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम है, इसे कभी मत भरना, कभी नहीं। कस्टमर नेम यानी कि जिसके घर पे पैनल लगने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट नेम ही कस्टमर नेम है। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर फिल कर दिया। अगर आप काम को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, फटाफट आपको आसानी रहे, तो जैसा मैं करता हूँ मैं उसी स्टाइल में आपको काम से बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ऐसे, और इस पीडीएफ को भी मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से पकड़ के ऐसे। और मैं इसको एक स्क्रीन को हम्म, मैं एक स्क्रीन को पकड़ के इधर ले आता हूँ और एक स्क्रीन को इधर। सॉरी, देखिए, ये काम करने का सबसे आसान तरीका मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, सो मैं कस्टमर का नाम डाल चुका था। अब धीरे धीरे हम डिटेल भरते रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये रही मेरी DWG। अब है एड्रेस। एड्रेस, तो जो ये टेम्पलेट है इसका थोड़ा अलग सीन है, लेकिन एड्रेस में पहले मैं इतना ही नाम डालूंगा। ठीक है, अब है स्ट्रीट नेम। स्ट्रीट नेम क्या होता है? देखो, अगर आप ये पूरा एड्रेस कॉपी मारो कस्टमर का जहां भी घर है, अगर मैं इसे सर्च मारूं गूगल मैप्स में, हमें भी स्ट्रीट नेम भरना है। यानी कि जैसे हमारे इंडिया में गलियों के नाम रहते हैं, विकास गली, छपरी गली, कुछ भी गली, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या ये है फिनविक? देखते हैं हमारे फिनविक एसटी, गली का नाम है फिनविक एसटी, स्ट्रीट नेम यानी कि गली का नाम। तो मैं इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, अब है सिटी। हार्टफोर्ड सिटी है। अगर आपको पहचानना नहीं आ रहा कि मेरी सिटी कौन सी है, आप जाइए गूगल पे और यहाँ पर देखिए हार्टफोर्ड सिटी है, क्योंकि ना तो गली का नाम हार्टफोर्ड है ना रोड का नाम हार्टफोर्ड है। तो हार्टफोर्ड क्या है? हार्टफोर्ड एक सिटी है। ठीक है, तो मैंने हार्टफोर्ड सिटी में भर दिया। अब है स्टेट। स्टेट कौन सा है? देखिए, स्टेट है कनेक्टिकट, और इसका कनेक्टिकट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है सिटी। देखो, कॉमा कॉमा मार रखा है। पहला कॉमा यानी कि स्ट्रीट का नाम, फिर दूसरा कॉमा यानी कि दूसरे कॉमा से पहले जो है वो है सिटी, स्ट्रीट सिटी। और जो ये आपका तीसरे नंबर पे, ये है आपका कनेक्टिकट यानी कि आपका स्टेट। उसके बाद हम यहाँ पे सिटी भर देते हैं फुल फॉर्म में। जिप, जिप जो आप ये नंबर देख रहे हैं 06114, यही आपका जिप कोड है। ठीक है, अब है कस्टमर फोन, कस्टमर ईमेल आईडी। कस्टमर फोन और कस्टमर ईमेल आईडी। अगर आपको कभी ये वाली डिटेल मत भरना, ये वाली जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ,
क्योंकि ये पीएम फ़ोन नंबर है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर का, जिसने प्रोजेक्ट को पकड़ रखा है। जैसे ये ठेकेदार का फ़ोन नंबर है, आम भाषा में कहूँ, ये कभी नोट मत करना इसमें, ठीक है? ये अलग चीज़ है। और ये कस्टमर का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी माँग रहा है, यानी कि जिसके घर पे पैनल लग रहे हैं उसका फ़ोन नंबर और उसकी ईमेल आईडी, तो मुझे इस फ़ाइल में नहीं दे रखा है। मुझे इस फ़ाइल में नहीं दे रखा है कस्टमर का फ़ोन नंबर और मेल आईडी, तो मैं नहीं भरूँगा। अब है एपीएन नंबर। एपीएन नंबर कहाँ से मिलता है? एपीएन नंबर मिलता है, एपीएन नंबर ढूँढने की एक वेबसाइट होती है, मैं बताता हूँ। उसमें आपको पहले एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ZILLOW, ज़िलो। यहाँ से आपका एपीएन नंबर मिलता है और ये वेबसाइट बहुत हेल्पफुल है। कभी आपको मीटर लोकेशन ना मिल रही हो तो इसमें फ़ोटो देख के भी आपको मीटर की लोकेशन मिल जाती है। अगर मैं इस पे होम डिटेल्स पर जाता हूँ और यहाँ पर सी मोर करने के बाद ये जो पार्सल नंबर है, यही आपका एपीएन नंबर होता है, ठीक है? ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मैंने कॉपी कर दिया, मेरा एपीएन नंबर भी आ गया। अब है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये कहाँ से मिलता है? देखिए, आप आए गूगल मैप पे, ये जो रेड बिंदु है, अपने माउस का राइट क्लिक दबाइए और जो ये नंबर है, यही आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। इसको कॉपी कर दीजिए लेफ्ट क्लिक से। सो जो जो गिनती मेरी पहले वाली आती है, ये आपका लैटिट्यूड। जो बाद में था, ये आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है? अमेरिका में एड्रेस ज़्यादातर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही ढूँढते हैं, इसलिए ये प्रेफ़र करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे चलते हैं, ठीक है? अब है रूफ लाइफ रूल्स, ये 20 भरते हैं, ठीक है? कि ये मैनुअली भरते हैं 20, ठीक है? ग्राउंड स्नो लोड, विंड स्पीड, ये कहाँ से भरें? तो इसके लिए भी एक वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट का नाम है एटीसी हज़ार। आप जब ये वेबसाइट खोलोगे, ये वेबसाइट नोट करते रहना, आपके काम आएँगी। इससे हमें विंड स्पीड और स्नो लोड पता चलता है इस वेबसाइट से, एटीसी हज़ार, इस वेबसाइट से, ठीक है? यहाँ पे एड्रेस आपको कॉपी करना होता है, मतलब पेस्ट करना होता है। आप सर्च मारोगे तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है विंड स्पीड है और ये है आपका स्नो लोड, ठीक है? तो विंड स्पीड में हम हमेशा सेकंड कैटेगरी लेते हैं। वो हमें पीडीएफ में दिया रहता है कि हमने कौन-सी कैटेगरी लेनी है, या क्लाइंट बता देता है कि कौन-सी कैटेगरी लेनी है आपको, ठीक है? तो ये सीए का प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम 7 से 10 पे सेकंड कैटेगरी लेते हैं और सेम स्नो लोड भी 7 से 10 पे ये वाली कैटेगरी लेते हैं कैलिफ़ोर्निया के प्रोजेक्ट्स में। कैलिफ़ोर्निया के प्रोजेक्ट में 7 से 10 के अंदर लेते हैं कैटेगरी सेकंड, और अगर अगर टेक्सास के हैं तो उसमें 7 से 16 की कैटेगरी लेते हैं। 7 से 16 यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप टेक्सास की फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पे यहाँ से वैल्यू लेते हैं 7 से 16 के बीच, अगर कैलिफ़ोर्निया की फाइल कर रहे हो तो 7 से 10 के बीच, एएससीई वैल्यू हम 7 से 10 के बीच लेते हैं कैलिफ़ोर्निया की फाइल में। तो यहाँ पे है मेरा रिस्क कैटेगरी सेकंड में 123 और स्नो लोड है मेरा रिस्क कैटेगरी सेकंड में, मतलब यहाँ पे तो कैटेगरी नहीं है लेकिन 7 से 10 वाले में 30 है। मैं भर देता हूँ यहाँ पे, विंड स्पीड मेरी थी 123 और और स्नो लोड था मेरा 30। अब आते हैं कैटेगरी। ये अब आप जब जिस कंपनी में काम करोगे, तो वहाँ पे कहीं किसी टेम्पलेट में ये भरने के लिए आता है कैटेगरी, कहीं पे नहीं आता। मैं विंड स्पीड और स्नो लोड के बारे में आपको बाद में बताऊँगा ढंग से। कैटेगरी के हिसाब से रखा जाता है ए, बी, सी कि कहाँ पे कितनी तेज़ हवा चलती है। उस उनकी कैटेगरी होती है, ये मैं बाद में आपको समझा दूँगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे सी भर देता हूँ, ठीक है? अब आता है मेन चीज़, एमएसपी बस बार रेटिंग, एमएसपी मेन ब्रेकर रेटिंग। बस बार क्या होता है? मेन ब्रेकर कहाँ से, ये कहाँ से पता चलता है? इसके लिए आपको अपनी फाइल खोलनी पड़ती है, कस्टमर ने कुछ फ़ोटोज़ दिए रहते हैं, आपको उससे देख के पता लगाना होता है। वैसे इस वाली फाइल में उसने पीडीएफ में दिया है, लेकिन मैं वहाँ से नहीं भरूँगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लाइंट लिख के देता है आपको ये दोनों वैल्यू, एमएसपी बस बार रेटिंग और एमएसपी मेन ब्रेकर रेटिंग, अगर आपको पता नहीं चल रहा फिर भी, तो आप कभी भी एमएसपी की फोटो देखोगे, एमएसपी आप गूगल में सर्च मार सकते हो कि कैसे दिखती है एमएसपी, ठीक है? जो ये नीचे इतने सारे काले बटन दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं बस बार रेटिंग।
यानी कि आप सरल भाषा पे समझ सकते हो, जैसे बस, कोई बस है, उसमें जितने ग्राहक बैठ रखे हैं, वो झुंड में रहते हैं। तो उस झुंड को आप एक काले बटनों का झुंड समझ सकते हैं। मेन ब्रेकर आप ड्राइवर को समझ सकते हो, जो एक बटन ऊपर पे रहता है। मेन ब्रेकर आपको दिख रहा होगा, आपको लिख रखा है 100, 100, और ये नीचे जो काले बटन है इतने सारे, को बोलते हैं बस बार। तो मेरी बस बार रेटिंग भी 100 थी, जो मैंने पीडीएफ से देखा, और मेन ब्रेकर की रेटिंग मुझे यहाँ ऊपर एमएसपी की फोटो से दिख गया था। मेन ब्रेकर यानी कि जो सिंगल एक ब्रेकर है, उस पर 100 लिखा है, ठीक है। तो मैंने भर दिया। अब आती है बारी न्यू पीवी ब्रेकर। पीवी ब्रेकर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। पीवी ब्रेकर निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपका इंटेक से जो ये आपका इन्वर्टर है, उसका नाम कॉपी मारना पड़ेगा। बताता क्यों। कॉपी मारो, गूगल पे सर्च मारो कि मेरे को इस इन्वर्टर की डाटा शीट चाहिए। मैंने इन्वर्टर का नाम पेस्ट मारा गूगल पे, और डाटा शीट आ गई, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, आपको सीधे जाना है मैक्सिमम कंटिन्यूस आउटपुट करंट पे, ठीक है। पीवी ब्रेकर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इंटू इन्वर्टर मैक्सिमम कंटिन्यूस आउटपुट करंट इंटू 1.21 इंटू 1.25, ठीक है। तो मेरा है आई क्यू एट प्लस, ये रहा आई क्यू एट प्लस। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1.21, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1.21। ये है मेरा आई क्यू एट प्लस का वो मैक्सिमम कंटिन्यूस आउटपुट करंट, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ 1.21। ये है मेरा आई क्यू एट प्लस का मैक्सिमम कंटिन्यूस आउटपुट करंट इंटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, मेरे 8 मॉड्यूल है इस फाइल में, इंटू, मैं कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ, इंटू 8 इंटू 1.25 इंटू 1.25। 1.25 क्या, 1.25 इन्वर्टर के लिए एक सेफ्टी फैक्टर होता है, ठीक है, नोट कर लेना। अब मैं इक्वल टू करूं तो ये आया 12.1। तो ब्रेकर जो आपके स्टार्ट होते हैं वो 20 से होते हैं, लिख लो। ब्रेकर लगते हैं 20 का ब्रेकर लगता है, 25 का ब्रेकर लगता है, 30 का ब्रेकर लगता है, 35 का, 40 का, 45 का, 50 का, 55 का, 60 का, 65 का। ब्रेकर ऐसे लग सकते हैं, 5-5 करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन 20 से कम का ब्रेकर नहीं लगता। मेरा, मैंने फॉर्मूला में जब वैल्यू रखी, ये 12.1 आया, तो मैं सीधा 20 से स्टार्ट करूंगा। मिनिमम हमारा 20 का ब्रेकर लग सकता है। अगर आप ये वाली फोटो भी देखो ना, तो इसमें भी देख सकते हो आप, मिनिमम 20 का ही ब्रेकर लगता है हमारा, ठीक है। ब्रेकर स्टार्ट होते हैं 20 से, 20, 25, 30, 35, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है एमएसपी एक्सिस्टिंग और न्यू, या आपकी एमएसपी एक्सिस्टिंग है या नहीं है। भाई देखो, इसका पता कहाँ से चलता है। पहला क्लाइंट या तो दे के रखता है कि भाई मेरे को एमएसपी न्यू चाहिए, या फिर वो इनटेक में देता है एमएसयू यानी कि मेन सर्विस अपग्रेड। इसका मतलब आपका पैनल नया लग रहा है। अगर उसने नहीं दे रखा है, सो देखो, क्लाइंट ने अगर इनटेक में आपको एमएसपी की फोटोज दी है ना, तो इसका मतलब, वैसे क्लाइंट आपको लिख के देता है कि उसको एमएसपी नई चाहिए या पुरानी चाहिए। तो मेरी एमएसपी पहले ही से थी, मैंने फोटोज में देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग भर दिया। अब है फ्यूज्ड एसी डिस्कनेक्ट रेटिंग और नॉन फ्यूज्ड एसी डिस्कनेक्ट रेटिंग, ये कहाँ से पता चलता है। देखिए, जो ये फ्यूज एसी डिस्कनेक्ट की वैल्यूज होती हैं, ये क्या क्या होती हैं, ये भी नोट कर लेना। फ्यूज्ड एसी डिस्कनेक्ट की रेटिंग आपकी हो सकती है 30, 30, 60 और 100। ये आपकी फ्यूज्ड एसी डिस्कनेक्ट की वैल्यू होती हैं, और ये आपका डिपेंड करता है पीवी ब्रेकर पे। पीवी ब्रेकर पे डिपेंड करता है ये आपका, कि आपकी फ्यूज एसी डिस्कनेक्ट और नॉन फ्यूज एसी डिस्कनेक्ट की वैल्यू क्या होगी। देखो, मेरा आया पीवी ब्रेकर 20 का, आप यहाँ पे देख सकते हो 20 का पीवी ब्रेकर आया, तो मेरा लगेगा 30 का, 30 का फ्यूज और नॉन फ्यूज एसी डिस्कनेक्ट, ठीक है। अगर मेरा होता, अगर ये 35 से, अगर मेरा पीवी ब्रेकर निकलता 35, तो मेरा होता फिर 60 का। और अगर ये मेरा होता 65, अगर मेरा पीवी ब्रेकर होता 65, तो मैं लिखता 100 फ्यूज नॉन फ्यूज, ठीक है। तो मेरा आया था
20, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30, क्योंकि फ्यूज फ्यूज और नॉन फ्यूज मिनिमम 30 का ही लग सकता है। देखिए, इसकी कंडीशन होती है, लाइन साइड टैप में हमेशा 60 का ही फ्यूजिबल एसी डिस्कनेक्ट आता है। लिख लो, ये पॉइंट नोट कर लो कि लाइन साइड टैप में हमेशा मिनिमम फिक्स 60 का ही फ्यूजिबल एसी डिस्कनेक्ट जाता है। अगर आपकी वैल्यू 20 हो, चाहे 25 हो या 30 हो, 60 का ही जाएगा। एमएसपी एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये आपको कहाँ से पता चलता है? अगर मैं ठीक है, आपको एमएसपी का पता कहाँ से चलता है कि बाहर है या अंदर है? क्लाइंट आपको फोटोज देता है। ज्यादातर एमएसपी, ये जो आप फोटो देख रहे हैं एमएसपी साफ पता चल रहा है घर के अंदर है। या फिर आप गूगल में जाके देख सकते हो, अगर क्लाइंट ने फोटोज नहीं दी है कि क्या कोई मीटर के बगल में कोई एमएसपी है कि नहीं है। इस फोटो को देख के साफ पता चल रहा है कि देखिए, ये घर के बाहर की फोटो है, इसमें डबल मीटर है, लेकिन मेरे को एमएसपी कहीं नहीं दिख रहा। ये चीज एमएसपी नहीं है, ये कुछ और है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें एमएसपी क्या है, मेरे घर के अंदर है, क्लाइंट ने फोटो दे रखी है मुझे, मैंने फोटो से देखा था, मेरा एमएसपी अंदर है। मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ इंटीरियर। मैंने ये पढ़ दिया। अब ये बोल रहे टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 पढ़ देता हूँ। मॉड्यूल मेक एंड टाइप, ये आपका मॉड्यूल कौन सी कंपनी का है और मॉडल नंबर क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ती है। और जो मेरा मॉड्यूल है वो है हानवा का, तो डिटेल मैं यहाँ पे भर देता हूँ। मॉड्यूल लेंथ, विड्थ, हाइट, मॉड्यूल की जितनी भी डिटेल्स रहती है वो आपको मॉड्यूल की डाटा शीट से मिल जाता है। आई थिंक मेरे पास डाटा शीट होगी। हाँ, वो आपको मिलती है सारी मॉड्यूल की डाटा शीट से। तो मॉड्यूल की डाटा शीट आपको मिलेगी गूगल से। गूगल पे मॉडल नंबर छानवा, जो भी आपका मॉड्यूल है, गूगल पे और लिख दीजिए मुझे इसकी डाटा शीट चाहिए। मैंने ये किया और यहाँ पे लिख दिया डाटा शीट। तो मेरी हानवा का जो भी मेरा मॉड्यूल था उसकी डाटा शीट मुझे मिल चुकी है। तो मैं सारी डिटेल धीरे धीरे इससे भरूंगा। देखिए, अब हम कैसे वैल्यू भरते हैं वो समझाऊंगा। ये है 400 वॉट, ये है 400 वॉट। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ती है लेंथ। लेंथ, मॉड्यूल लेंथ, विड्थ और हाइट, वो कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ पर दे रखा है, देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है मॉड्यूल की, कि वो कितना लंबा चौड़ा पतला है। ठीक है, तो यस, मैं ये वैल्यू धीरे धीरे भर लेता हूँ। पहले है लेंथ 70.40, ये लेंथ हो गई 51.1, इसकी विड्थ होगी, और हाइट 1.26, उसकी थिकनेस भी कह सकते हो आप। मॉड्यूल का वेट कैसे निकालते हैं? देखिए, यहाँ पे दे रखा है मॉड्यूल का वेट 48.5 lbs। जो अमेरिका के लोग होते हैं, जैसे हम इंडिया में केजी में वेट निकालते हैं, वो एलबीएस में वेट निकालते हैं। तो मैंने इसमें दे रखा था वेट, तो मैंने वो नोट कर दिया 48.5 lbs। अगर आपको डाटा शीट में एलबीएस में वेट नहीं दे रखा, किलो में दे रखा, तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हो केजी टू एलबीएस कन्वर्टर। उसमें आप केजी वाली वैल्यू पुट करोगे तो आपको एलबीएस में वेट मिल जाएगा, और वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आती है आई एम पी वी एम पी मॉड्यूल का। जो भी आई एम पी वी एम पी वी ओ सी, ये वैल्यू कहाँ से आती है? ठीक है, आप अगर डाटा शीट में नीचे जाओगे, तो सॉरी, मैं डाटा शीट खोल देता हूँ। देखिए, इसमें आपको आई एम पी वी एम पी वी ओ सी यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, हमेशा
मॉड्यूल की डाटा शीट में से एसटीसी लिखा होगा ना, वही वाली वैल्यू नोट करना अपनी DWG फाइल में। देखो यहाँ पे लिख रखा है NMOD, ये वाली वैल्यू आपको नोट नहीं करनी है, आपको एसटीसी वाली वैल्यू नोट करनी पड़ती है। यानी कि इस फाइल में देखो यहाँ पे लिख रखा है एसटीसी, ये एसटीसी, आपको एसटीसी वैल्यू ही हमेशा डालनी, फील करनी होती है अपनी फाइल में, ठीक है। तो मैं यहाँ से हर चीज धीरे धीरे देखता जाऊंगा और वो अपनी फाइल में बढ़ता जाऊंगा। तो सबसे पहले था मेरा IMP, IMP कितना है, ये रहा IMP, और एस टी सी वैल्यू के नीचे है, मेरा मॉडल का वॉट था 400, तो ये उसके IMP 10.77 भर दी। अब है VMP, VMP यहाँ पे है, VMP वोल्टेज एट MPP, ठीक है, ये रहा VMPP, दिख रहा है 37.13, तो मैंने भर दिया यहाँ पे 37.13, ठीक है। अब है VOC, VOC ये है 45.30, 5.30। अब है ISC, ISC है 11.14, 11.14। अब है Pmax, Pmax क्या होता है, Pmax वैसे तो यहाँ पे दिया, जो ये आपका PMPP होता है ना, ये आपका Pmax होता है सरल भाषा में, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो आपका ये PMPP हो लिखा होता है ना जहाँ पे, यही आपका Pmax होता है। तो यहाँ पे लिख रखा है 400, तो यही मेरा Pmax है 400। PTC रेटिंग, कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट्स में आपको PTC रेटिंग निकालनी पड़ती है, लेकिन जो ये मेरी फाइल है ये कैलिफोर्निया की नहीं है, ये कनेक्टिकट की फाइल है, तो इसमें PTC रेटिंग नहीं जाएगी। PTC रेटिंग आप डायरेक्ट गूगल से निकाल सकते हो, अगर गूगल से नहीं तो उसकी एक्सेल शीट्स होती है जो मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब आता है मॉड्यूल मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज, ये कहाँ पे रहता है, ये जो मॉड्यूल की जितनी वैल्यू रहती है सब आपको डाटा शीट में दिया रहता है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज ये रहा, ये रहा, यहाँ पे दे रखा है मॉड्यूल मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज, ये 1000, मैंने 1000 बढ़ दिया। मॉड्यूल VOC टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट, तो ये कहाँ पे रहता है, ये रहा टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट VOC -0.27, -0.27 मैंने बढ़ दिया। नंबर ऑफ अटैचमेंट पॉइंट्स, ये कहाँ कैसे निकाले, ओ शिट, नंबर ऑफ अटैचमेंट पॉइंट्स, मैंने आपको बताया था अटैचमेंट, तो ये हमारी अटैचमेंट होती है। आप कमांड दबाइए ले ISO, तो आपका सिर्फ अटैचमेंट ही अटैचमेंट पूरी फाइल में बचेगा। सबको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर दबाइए Ctrl+, और यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक रेफरेंस 18, कि आपकी फाइल में कितने अटैचमेंट लगे हुए हैं, तो ये था 18, मैं यहाँ पे आता हूँ और 18 बढ़ देता हूँ, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजर, मैंने कल वाले, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी मैंने उसमें बताया था ऑप्टिमाइजर सोलर एज की कंडीशन में लगता है, यानी कि आपका जो सेंट्रल इन्वर्टर होता है उसकी कंडीशन में लगता है, लेकिन इस फाइल में मेरा माइक्रो इन्वर्टर यूज हो रहा है यानी कि इन फेज का, तो मेरा ऑप्टिमाइजर नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोड़ दूंगा और मैं माइक्रो इन्वर्टर वाली लाइन पे आ जाऊंगा जहां पे मेरे को माइक्रो इन्वर्टर की डिटेल्स भरनी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो इन्वर्टर्स अगर इन फेज का है तो ये उतने ही लगते हैं जितने आपके मॉड्यूल है, क्योंकि ये हर मॉड्यूल के पीछे पीछे एक इन्वर्टर लगता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, लेकिन मेरे को क्लाइंट दे के देता है कि उसे कितने माइक्रो इन्वर्टर लगाने, यहाँ पे लिख रखा है इन्वर्टर क्वांटिटी 8, जितने मॉड्यूल की क्वांटिटी थी 8, उतनी आपके माइक्रो इन्वर्टर की क्वांटिटी होती है 8, तो मैंने 8 बढ़ दी। ये पूरा माइक्रो इन्वर्टर मेक एंड टाइप, तो ये भी मेरे को PDF में क्लाइंट ने दे रखा है। इनफेस IQ8+ 72 US 240 वोल्ट का होता है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। माइक्रो इन्वर्टर AC आउटपुट वॉट्स, ये सारे वैल्यू आपको
माइक्रो इन्वर्टर की डाटा शीट से मिलेगी। माइक्रो इन्वर्टर का एसी आउटपुट पोर्ट्स, वो अगर आप डाटा शीट में देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये। जो आपका ये चीज है माइक्रो इन्वर्टर एसी आउटपुट पोर्ट्स, वो ये था मैक्सिमम कंटिन्यूअस आउटपुट पावर। अगर आप इसको ढंग से समझे तो ये एक ही चीज बोल रहा है, पावर वॉट्स। वो उसका वो एक वो होता है, मैं भूल गया अब, वॉट्स पावर का वो होता है जो भी होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ से भर सकते हो। मात्रक होता है, मात्रक अगर आपने पढ़ा होगा, मात्रक होता है, वॉट्स में हम नापते हैं। तो पावर वॉट्स एक ही चीज हुई, तो ये 290 वहां से आया। माइक्रोमीटर मैक्सिमम एसी आउटपुट करंट, ये भी आपको डाटा शीट में दिया रहता है जिससे हम पीवी ब्रेकर निकालते हैं। ये रहा मैक्सिमम कंटिन्यूस आउटपुट करंट। मेरा IQ 8 प्लस लग रहा था तो मैंने वहां से 1.21 भर दिया। अब है माइक्रोमीटर CEC एफिशिएंसी। तो ये 97 होती है माइक्रो इन्वर्टर के लिए, चाहे आपका कोई भी IQ 8A लग रहा हो, IQ 8M लग रहा हो, सबके लिए 97 ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखो 97 97 97 97 97, यहाँ पे लिख रखा है CEC वेटेड एफिशिएंसी 97 97 97.5 होता है बस IQ 8A का। ठीक है, 97। अब है यूटिलिटी कंपनी, ये आपको PDF में दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो आप फोटोज चेक कर सकते हो मीटर की, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मीटर मीटर का नाम क्या है। फोटोज चेक करोगे तो उसमें दिया रहता है कि मीटर का नाम क्या है। इसमें साफ नहीं दिख रहा, लेकिन क्लाइंट ने दिया रहता है वैसे कि वो उसमें मीटर का नाम। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा यूटिलिटी मीटर, एवरसोर्स का मीटर है। ठीक है, मीटर नंबर, मीटर के नीचे जो नंबर लिखा रहता है वही आपका मीटर नंबर होता है। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, आपके काम आएगी। मीटर नंबर, कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं मीटर नंबर पहचानने में, तो अगर आपको आसानी हो, मीटर, देखिए मीटर नंबर हमेशा वो वाला होता है जो आपके बार कोड के नीचे वाले नंबर से मैच करे, वही आपका मीटर नंबर होता है। मेरे को कोई ऐसी फोटो मिल नहीं रही, देखिए यहाँ पे इतने सारे नंबर हैं, इस वाले मीटर में इतने सारे नंबर, आप कंफ्यूज हो जाओगे मीटर नंबर को कौन सा वाला है। तो आप क्या करना, अगर आपको मीटर नंबर पहचानना है तो मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। ये जो बार कोड नंबर, बार कोड के नीचे जो नंबर दिया रहता है ना, ये नंबर इस वाले नंबर से मैच करता है ना, तो यही आपका मीटर नंबर है। सेम ये वाला नंबर यहाँ पे भी बार कोड के नीचे दिया रहता है, तो यही आपका मीटर नंबर है। तो आप मीटर की फोटो से देख के मीटर नंबर नोट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था माइक्रो इन्वर्टर में कि तो अब यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, ये सर्किट है। माइक्रो इन्वर्टर के केस में सर्किट जाते हैं। ठीक है, जो आप नीले कलर में देख रहे हो ना, यही मेरी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे तो मेरे को फाइल में दिख रहा है ये 8 है, और मेरी एक ही स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है, लेकिन ये आपको कहाँ से पता चलता है, ये आपको पता चलता है इन्वर्टर से। मेरा है IQ 8 प्लस का इन्वर्टर। अब इसमें मैक्सिमम कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, ये आपको डाटा शीट से दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि मेरे एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल जा सकते हैं, वो माइक्रो इन्वर्टर में दिया रहता है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, मेरा इन्वर्टर था IQ 8 प्लस 72 ईयर्स, यहाँ पे लिख रखा है कि भाई तू एक एक सर्किट में मैक्सिमम 13 मॉड्यूल लगा सकता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर थे 8 मॉड्यूल,
तो मेरा एक ये सर्किट बना। तो वो मेरे से पूछ रहा है DWG में कि आपका स्ट्रिंग 1 में कितने मॉड्यूल हैं, ये पूछ रहा है। तो मेरे 8 मॉड्यूल थे स्ट्रिंग 1 में, और मेरे टोटल मॉड्यूल भी 8 ही हैं। तो मेरी स्ट्रिंग भी 1 है, और उस एक स्ट्रिंग में मेरे 8 मॉड्यूल हैं, तो मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। अब आता है टोटल रूफ एरिया, कि रूफ का एरिया कितना है। उसके लिए मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ये कईयों को पता नहीं होगा। आप दबाइए लिया एसओ कमांड, घर को कीजिए सेलेक्ट, एंटर मारिए, इसको पकड़िए कंट्रोल सी, बाहर ले आए कंट्रोल बी, लेयर ऑन करो, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल कमांड मारो, सी एंटर, सर्कल को बड़ा बड़ा रखिए ताकि घर सर्कल के अंदर आ सके। कमांड दबाइए बी ओ एंटर, पिक पॉइंट क्लिक मारिए, और घर के बाहर सर्कल के अंदर कहीं पे भी क्लिक मार दो। मार दिया, अब दबाइए एंटर, अब दबाइए एल आई एंटर, घर पे क्लिक मारो और एंटर दबा दो। यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आपको पूरा आपका घर का एरिया कितना है स्क्वायर फीट में वो आपको मिल जाता है। तो ये है 1730। मैं भर लेता हूँ 1730, ठीक है, हो गया। अब ये बोल रहा है रूफ 1 में कितने मॉड्यूल है, मेरे टोटल 8 ही मॉड्यूल थे, मैंने लिख लिया। रूफ का स्लोप कितना था, 30। रूफ का स्लोप या तो आपको क्लाइंट देता है, मैं देखूंगा इस फाइल में क्या क्लाइंट ने मेरे को रूफ का स्लोप दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है कोई चिंता की बात नहीं, हम खुद निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने किया एड्रेस को कॉपी, गया मैं गूगल पे, मैंने पहले से एड्रेस खोल रखा है, ये मेरा घर है, ठीक है। पहले रूफ का टिल्ट कैसे निकालते हैं, आपको ये देखना है मेरे मॉड्यूल कौन सी वाली छत पे लग रहे हैं। तो मेरा इस फाइल में यहाँ पर मॉड्यूल लग रहे हैं, तो रूफ का स्लोप निकालने के लिए मेरे को रोड पे उतरना पड़ेगा, ठीक है। मैं गया यहाँ पे, मैंने एक स्निप काटा घर का, जो आपकी छत की ढलान होती है ना, वही आपका रूफ का स्लोप होता है। ये है आपका रूफ का स्लोप, जितना इधर होगा बेशक सी बात है उतना इधर भी होगा। और मेरे मॉड्यूल यहाँ लग रहे हैं, यहाँ पर। तो मुझे इसका एंगल निकालना पड़ेगा कि रूफ का टिल्ट कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, या तो आप टिल्टो पेपर से निकाल सकते हो, अगर आपके पास टिल्टो पेपर नहीं है तो आप मैनुअली भी ऐसे निकाल सकते हो जैसे मैं अभी निकालूंगा। मैं घर को यहाँ पे लाता हूँ, मैंने खींची एक एक्सल लाइन, एक एक्सल लाइन ऐसे में खींच दी, ठीक है। मैं इसको मार देता हूँ डिलीट, एक डिलीट कमांड चलाता हूँ, एल एंटर, फिर मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं तो छतों को देख के ऐसे ही उसका स्लोप बता देता हूँ। देखिए 32 आ रहा है, तो आप लगभग 30 के करीबन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे रूफ का स्लोप ले लेता हूँ, ठीक, ठीक है। अनुमान आस पास ले सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको रूफ का स्लोप लग रहा है 35 और आपने ले रखा है 10। ऐसे में फाइल्स में एरर बढ़ सकते हैं। तो हमेशा स्लोप का एक्सपीरियंस कीजिए, जितना फाइल्स करोगे उतना आपको अनुभव होगा कि आप छतों को देख के अनुमान लगा सकते हो कि इसका स्लोप कितना होगा, ठीक है। अब बारी आती है एजीमथ, हम टिल्ट बता चुके हैं, अब आती है एजीमथ के बारे, ठीक है। एजीमथ कैसे निकालते हैं, देखिए एजीमथ आप आसानी से रफ के हेल्प से निकाल सकते हैं। आप जो क्रसर देख रहे हो मेरा, जो मैं हिला रहा हूँ, ये हमेशा 90 में होना चाहिए, पहली बात तो। एक लाइन मारो यहाँ से राफ्टर के बगल से, जो राफ्टर को कट कर सके, ठीक है। कमांड मारिए ट्रिम एंटर, इसको काट दीजिए, अगर ये ऊपर की तरफ रहेगा तो एंगल नहीं बताएगा। कमांड दबाए डी एन एंटर, इसके और राफ्टर के बीच की एंगल निकालो, कितना है 8 डिग्री, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक चीज बताता हूँ, आपका जो कंपास रहता है ना, वो ऐसा रहता है, सॉरी, वो ऐसा रहता है, ऐसा। यहाँ पे रहता है 0 डिग्री, यहाँ पे रहता है 90, यहाँ पे रहता है 180, और यहाँ पे रहता है 270,
और 0 से पहले रहता है 360। यहाँ से शुरू होता है आपका ऐसे, ठीक है। तो वो मेरा, अगर आप कर्सर को रखोगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपने कर्सर को रखे, 180 मेरा नीचे वाला कर्सर है, ठीक है। तो ये 180 से पहले है, यानी कि ये हो जाएगा 172। हम 180 में से 8 घटा देंगे तो हमारा एजीमथ आ जाएगा। मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 172। अगर ये 8, अगर ये 8 यहाँ मेरे कर्सर से इधर राइट की तरफ ना होके इधर होता है यहाँ पे ऐसे, तो ये प्लस होता, लेकिन मेरा इधर था तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब आता है हमारा रूफ मटेरियल। या तो हमारा रूफ मटेरियल भी हमें क्लाइंट देता है कि उसका रूफ का मटेरियल कौन सा है। यहाँ पे दे रहेगा कॉम्प सिंगल। अगर आपको रूफ का मटेरियल पता नहीं चल रहा तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। उस घर की फोटो अगर क्लाइंट ने दे रखी तो उसे गूगल पे स्कैन मारिए, वो खुद रूफ का मटेरियल बता देता है। ये मेरा ट्रिक है, जब क्लाइंट नहीं देता था मेरे को तो मटेरियल कौन सा है, तो मैं सर्च मार देता था गूगल पे स्कैन करके। मेरा कौन सा क्लाइंट ने दिया था तो मैंने लिख दिया राफ्टर डायमेंशन। ये चीज है ना, ये राफ्टर है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि इनकी डायमेंशन कितनी है, तो इसके लिए तो मेरे को इनपुट खोलना पड़ेगा कि उसने इनपुट में अगर राफ्टर की ये देख, ये है आपका जो आप देख रहे हो, जिसको इसने नाप रखा है, यही आपका राफ्टर है। तो ये 8 है, 2/7 लग रहा है मेरे को। इसकी मोटाई 2 इंच है और लंबाई 7 इंच है। वैसे क्लाइंट आपको ये भी दे के रखता है, उसने दे रखा है मेरे को 2/8, तो मैं 2/8 ही लूंगा, ठीक है। मैंने भर रखा है। ये बोल रहा राफ्टर की स्पेसिंग, गाइस राफ्टर की स्पेसिंग बहुत जरूरी होती है। फाइल करने से पहले, राफ्टर लगाने से पहले एक बार अपनी फाइल में चेक कर लो उसने राफ्टर की स्पेसिंग दे रखी है कि नहीं दे रखी है। वैसे वो क्लाइंट देता है राफ्टर की स्पेसिंग, लेकिन हमेशा पहले राफ्टर की स्पेसिंग फोटो में चेक करें, क्योंकि फोटो ओरिजिनल रहती है। इनटेक में गड़बड़ हो सकती है, फोटो में गड़बड़ नहीं हो सकती। अगर फोटो नहीं दे रखी है तो यहाँ से देख लीजिए 16 इंच। जो ये मेरे राफ्टर है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था वो कितनी है, तो मैंने भर दिया 16 इंच। आपका ट्रस है राफ्टर। आज गाइस मैं आपको ट्रस और राफ्टर में अंतर बता देता हूँ, देखिए। ट्रस, देखिए ट्रस ऐसे होती है दिखने में, ठीक है। ट्रस में एक्चुअली मेटल लगा रहता है जॉइंट पे। कैसे समझाऊं, यहाँ पे लिखता हूँ रूफ ट्रस। राफ्टर अलग होता है, ट्रस अलग होता है। देखिए राफ्टर ट्रस पे यहाँ पे लोहे के बैटन लगे होते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप इस फोटो में आराम से, देखिए इस फोटो में बैटन लगे हुए हैं लोहे के। ये आपका ट्रस होता है। राफ्टर, राफ्टर ऐसे होते हैं, ये छत को सपोर्ट देते हैं। ये चीज जो आप देख रहे हो ना, इस पे छत टिकी होती है, इसको राफ्टर बोलते हैं। ट्रस अलग टाइप के होते हैं, राफ्टर अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बस डीडब्ल्यू में मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया, इसको याद रखो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पलेट थी, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। धन्यवाद।